तालीमी इश्यूज़ पर एडवोकेसी किस तरह की जाए, इस उन्वान के तहत मैं जिस जनाब को बोलने की ज़हमत देना चाह रहा हूँ, वो एक सीनियर करियर काउंसलर की हैसियत से जाने जाते हैं। इस फील्ड में उनको 40 साल तजुर्बा हासिल है। आपने मिलिया जूनियर कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। 1998 ईस्वी से आप जमात इस्लामी के शोबा तालीम से मुंसलिक है और मुख्तलिफ़ हैसियतों में तालीमी मैदान में और काउंसलिंग के मैदान में वो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मेरी मुराद जनाब शेख नजमुद्दीन साहब से है। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और तालीमी इश्यूज़ पर एडवोकेसी किस तरह की जाए, इस मौजू पर इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र के तहत मुनक़्क़द एजुकेशनल लीडरशिप वर्कशॉप में शरीक जमात के ज़िम्मेदारान, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान, ऑर्गेनाइज़र्स और इस कैंप में शरीक भाइयों में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ थोड़ा सा नया लग रहा होगा एडवोकेसी। हम जो कोशिशें तालीमी मैदान में मुख्तलिफ़ मरहले पर पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने की जद्दोजहद करते हैं, उस जद्दोजहद को, उस कोशिश को ही हम एजुकेशनल एडवोकेसी कहते हैं। तालीम के किसी मसले पर उसको हल करने की कोशिश करना, उसको एड्रेस करना, अपना कोई एक ठोस मौक़िफ़ उस मामले में रखना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी। तालीम एक जो वसी मौजू है, ज़ाहिर बात है कि उसके एरियाज़ क्या क्या होंगे एडवोकेसी के, तो उस एरियाज़ की एक लंबी फहरिस्त होंगी कि किन किन मामलात में आपको वकालत की, नुमाइंदगी की, उस मसले के हल की कोशिश और जद्दोजहद करनी पड़ती है। आइए हम वो एरियाज़ को समझने की कोशिश करें जहाँ पर आपको एडवोकेसी की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़, चूँकि हम एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस नक्ते से देखेंगे करिकुलम एक बहुत अहम इशू होता है जिसको हर वक्त आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करना पड़ता है, बिलखुसूस आज के दौर में जहां बड़ी तेज़ी के साथ आइडियोलॉजिकल चेंजेस वाक़े हो रहे हैं। आप देखिए कि एजुकेशन को कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ आइडियोलॉजिकल वेपन। दुनिया की मुख्तलिफ कौमें जो अपने अपने नज़रियात और आइडियाज़ रखती हैं, उसने इस वेपन को इस्तेमाल किया। हालिया अमेरिका की जो नताइज है इलेक्शन के, ज़ाहिर बात है कि आपको लग रहा होगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक नैरो माइंडेड नज़रिया, राइट विंग नज़रिया कैसे कामयाब हो सकता है। तो उसके लिए रास्ते हमवार करने का काम वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने किया। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ज़ोरदार बहस इसी मौजू पर है। अमेरिका में एक मशहूर मुसन्निफ़ है डेविड हावेज। 2006 में उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है द प्रोफेसर्स। उसने 101 ऐसे प्रोफेसर्स की लिस्ट मुरत्तब की जिनको ये कहा गया कि दीज इंटेलेक्चुअल्स आर डेंजरस फॉर यूएस। ये इनके नज़रियात, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी कोशिशें, उनकी सरगर्मियाँ अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो सब जो 101 इंटेलेक्चुअल्स थे, वो लिबरल्स थे, वो इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस थे। बिलखुसूस आज के पस मंज़र में मैं बोलूँ आपको, तो वो फ़लस्तीन के मकासद के वो सपोर्टर्स थे। उसी मुसन्निफ़ ने दूसरी किताब 2009 में शाया की, वन पार्टी क्लासरूम। उसमें 150 ऐसे कोर्सेस की तरफ निशानदेही की और ये कहा गया कंक्लूजन में कि दीज 150 कोर्सेस आर डेंजरस फॉर द यूएस। फिजा हमवार की गई, इसके नतीजे में आप देखते हैं कि नताइज इलेक्शन के वैसे आए। सेम रेप्लिका हमारे मुल्क में भी जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। पहले जितने पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज़ में जितने लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको एक ख़ास इस्तेलाह देकर उस खाने में बिठा दिया गया, अर्बन नेक्सल्स।
अगर इत्तेफाक से इंटेलेक्चुअल्स में मुसलमान है और आइडेंटिटी के साथ है, तो उनको तो एक पर्टिकुलर खाना दिया गया है कि जिहादी है और ये टेररिस्ट है। तो जो नरेशन डेवलप किया गया है वो इस अंदाज से डेवलप किया गया। तो ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव सारे काम करवाएगा एजुकेशन के मैदान में। करिकुलम डिजाइन से लेकर लोगों के अपॉइंटमेंट तक वो सारी चीजें अपने कब्जे में रखना चाहिए। दूसरी बहुत अहम चीज ये है कि किसी आइडियोलॉजिकल पार्टी को अगर सस्टेन करना है हुकूमत में कंस्टेंट 50-100 साल तक, तो उसने बाकी इदारों पर तो कब्जा किया है, जुडिशरी पे, मीडिया पर और दूसरे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स पर। एजुकेशन के ऐसा मैदान है, अगर इस पर कब्जा आपका न हो, इस पर डोमिनेशन आपका न हो, इस आइडियोलॉजी के तहत अगर वो छा न जाए, तो कोई पार्टी 10-20 साल चल सकती है, इलेक्शन में अवाम की राय दही के बाद बदल सकती है। ये तजुर्बा, कामयाब तजुर्बा दुनिया में समझा गया है कि एजुकेशन ऐसा एक वेपन है, अगर हम उस सिस्टम को अपने आइडियोलॉजी के तहत ढालते हैं तो हमको वोट देने वाला वोटर्स लंबे अरसे तक इख्तियार में रख सकता है। अब मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सिस्टम सारे इदारों पे कब्जे के बाद बड़ी तेजी के साथ पिछली मिकास से और अभी इलेक्शन के बाद पिछले 6 महीने में आप नजर रखिए कि काफी तेजी के साथ तब्दीलियां उसमें आ रही है और अंधाधुन फैसले हैं। अभी एक हफ्ता पहले का आपका यूजीसी का रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है राहदही के लिए, आप उसको पढ़ेंगे तो वो सारा सिस्टम चाह रहा है कि हमारी फिक्र के लोग कैसे कहां बिठाए जाए, वाइस चांसलर से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक। आप उस डॉट को देखिए तो आपको अंदाजा आएगा। तो एरियाज में पहली चीज हम देख के करिकुलम एक अहम एरिया है। एक दरख्वास्त होगी चलते चलते, मरकजी तालीम बोर्ड के जिम्मेदार भी हैं, स्टेट के भी हैं। एक काम ये हो सकता है स्टेट और हल्के की सतह पर, जो शायद आज तक नहीं हुआ, कम्युनिस्टों ने किया स्ट्राइक। आपने वो किताबें पढ़ी होगी सफदर हाशमी पब्लिकेशन की, साइफराइजेशन ऑफ एजुकेशन, खासतौर पर 1992-93 में ये पब्लिश हुई किताबें, और आज भी उनका काम बड़ी तेजी के साथ जारी हो। हम चूंकि एक नजरियाती ऑर्गेनाइजेशन है और इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक यूनिवर्सिटीज में करिकुलम में जहां जहां भी अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई है, तो एटलीस्ट स्टेट और सेंट्रल लेवल पर हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं एजुकेशन के, उनको अपलिफ्ट करें, उनको स्कॉलरशिप दें और इस मौजू पर बाज़ाब्ता रिसर्च करवाने की बहरहाल ज़रूरत है। एरियाज में आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, टीचर्स के राइट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, एग्ज़ाम सिस्टम में पूरा कोलैप्स हो चुका है। पूरे भारत में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एग्ज़ाम और कंडक्ट करना, उसके पेपर सेट करने से लेकर एग्ज़ाम सेंटर्स पे होने वाली प्रैक्टिसेस, आप देखते हैं कि पूरा निज़ाम तालीम का खोखला बन चुका है। इस पर कोई एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं। ताज़ा मिसाल नीट के एग्ज़ाम और उसके नताइज की आपके हमारे सामने है। इसको बहरहाल एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम है, अभी सवाल आए थे मीडियम पर। टाइम टेबल है स्कूल का, वो असातिज़ा थे, हम जैसे एक्टिविस्ट थे, लोगों ने तवज्जो दिलाई गवर्नमेंट की कि स्कूल के छोटे बच्चों के सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, तो स्कूल का टाइम क्या होना चाहिए। एक अच्छी तब्दीली आई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों का स्कूल का टाइम टेबल 9 बजे से पहले न रखने के ताल्लुक से इंस्ट्रक्शन दी है। उसी के साथ स्कूल बैग है, कितना वजन होना चाहिए बच्चे के वेट के हिसाब से। ये हमारे जैसे टीचर्स ही थे जिन्होंने एड्रेस किया इस इशू को, उसका हल निकला। माइनॉरिटीज राइट्स के ताल्लुक से तफसील से बात आई, मैंने तफसील में नहीं जाऊंगा। आप देखते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तालीम का एक अहम खुसूसियत है। बिलखुसूस 1986 की जो तालीमी पॉलिसी थी राजीव गांधी की, 10 पॉइंट जो एजुकेशनल पॉइंट थे, उसमें एक अहम पॉइंट था नई जनरेशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। पिछले 15 साल से वो कोलैप्स होते हुए दिख रहा है। अलग अलग नजरियात हायर एजुकेशन में भी, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर
उसको साइंस जैसे मज़ामीन में उसको दाखिल किया जा रहा है, वो भी एक एड्रेस करने का मौजू हो सकता है। मिड डे मील है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। करिकुलम के अलावा आप देखते हैं कि वो लोग जो मखसूस आइडियोलॉजी के नुमाइंदे होते हैं, चाहे उनके रन करदा स्कूल हो या फिर उस आइडियोलॉजी के आदमी दूसरे किसी गवर्नमेंट के और किसी मैनेजमेंट के स्कूल में काम करता हो, बराबर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा। चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, वो तफरीही मुकाबले हो और कोई ड्रामे हो, ऑर्केस्ट्रा हो, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करता है। आपके हमारे लिए भी एड्रेस का ये इशू हो सकता है। एजुकेशन का बजट है, अभी मैं मरकज़ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा, दुआ भी दूंगा कि अल्लाह उनसे खूब काम ले इस मौजू पर कि 6% बजट हो। ये मैं नहीं कह रहा, जमात नहीं करी, खुद गवर्नमेंट की अपॉइंटेड कमीशन कहता है। आज नहीं, आज से तकरीबन 60 साल हो चुके हैं उसको, कोटारी कमीशन को। 6% GDP का उस पर खर्च होना चाहिए। आज तक 6% बजट मरकजी हुकूमत का और न किसी रियासती हुकूमत का बजट पर खर्च हुआ। क्वालिटी एजुकेशन बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू पर इख्तिसार में कुछ रेफरेंसेस देते हुए कि ज़ाहिर बात है कि लंबे अरसे से आप लोग बैठे हैं यहाँ, मैं वाबस्ता हूँ शुबे से, कुछ टूटे फूटे काम जो हो सके हैं एडवोकेसी के महाराष्ट्र स्टेट के सतह पर, मैं आपको तेजी के साथ वो शेयर करूँगा। एक एग्जाम्पल कैसे, हाउ पर हम एक केस स्टडी के तौर पर आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। आप देखते हैं कि मैं तो जब स्टूडेंट था 1982 में, पहली बार 8वीं की किताब की हिस्ट्री में आप देखते हैं कि अलग अलग मज़ाहिब के तारुफ के चैप्टर्स होते हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत पर एक चैप्टर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को, वहाँ मराठी में, उर्दू की किताब में तो हिजरत बराबर था, लेकिन मराठी की किताब में लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया था पड़ाला, भाग गया। तो ये एक चीज़ ऑब्जेक्शनेबल थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने लीड किया इस इशू को, बहुत से मसाइल में हिकमतन जमात ने अपने साथ मासर तरीकों को साथ रखा, अलग अलग NGOs को साथ लेकर काम किया। उसमें से एक काम ये था, 1982 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सारी किताबें वापस लेनी पड़ी और सिलेबस चेंज करना पड़ा। 2009 में कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में यह शोबे की तालीम की तरफ से पर्टिकुलर हुआ काम। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के MA इंग्लिश के सिलेबस में आप देखते हैं थॉमस कार्लाइल जो इस्लाम पसंद कहला जाता है, लेकिन कुछ उसके ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी है। उसकी एक नज़म थी वहाँ, एक उसका मजमुआ MA इंग्लिश के सिलेबस में, उसका नाम ही था हीरो एज ए पोएट। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक था कि खुरैश का एक मगरूर सरदार। तो हम बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर से मुलाकात करके ये मेमोरेंडम दिए और हमारे एहसासात उनके सामने रखे। इत्तेफाक ये हुआ कि सिलेबस का वो आखिरी साल था और नेक्स्ट ईयर करिकुलम चेंज होने वाला था। तो बहरहाल ये वादा ज़रूर हुआ था कि आइंदा हम किसी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं रखेंगे। अलग अलग मैंने जो आपको एरियाज बताया एडवोकेसी के, छोटे छोटे काम कुछ जमात ने की है। 2001 में ज़रूरत है कि महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस का रिवाज नहीं था 98 तक। 99 में पहली बार CET मेडिकल एडमिशन के लिए नाफिज हुआ और ज़ाहिर बात है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 113 उस वक्त जूनियर कॉलेजेस थे और 13,000 बच्चे जो है साइंस से एग्जाम देते थे बोर्ड का, उन बच्चों को महरूम रखा गया था। क्वेश्चन पेपर उनको CET का प्रोवाइड किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मौसर नुमाइंदगी हुई और यहाँ हुकूमत में चूँकि काम करने वाले लोग ठीक है, विलासराव देशमुख थे CM और 2 मिनिस्टर एक्टिव थे बॉम्बे के, नवाब मलिक साहब और आरिफ नक्वी साहब, बहुत अच्छा कॉपरेशन किया और ये चीज़ शामिल हो सकी CET। आज भी महाराष्ट्र के MHT CET जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के लिए कॉमन होता है, उसमें उर्दू में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसी तरह आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जब CET इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत से ऐसे इश्यूज हमने ये नहीं सोचा कि ये मिल्लत के साथ ही रास्त मसले का मामला है, बल्कि ऐसे इश्यूज हैं ये 5% आपके बच्चों को फ़ायदा देने वाले, लेकिन 95% हमारे साथ रहने वाली कौमों के लिए उससे फ़ायदा हुआ है। 2003 में हमने डिमांड किया था
कि महाराष्ट्र में जैसे अलग अलग एंट्रेंस नाफिज होना शुरू हुए थे, तो वहाँ हो रहा था कि मेडिकल के लिए अलग एंट्रेंस जो DMER कंडक्ट कर रहा था, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए DTE कंडक्ट कर, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट कर रहा था। हमने ये कहा था कि महाराष्ट्र में भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरह कॉमन एंट्रेंस हो, जैसे AP में फार्मेसी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एक ही होता था, वैसे ही कर्नाटक में होता था। सेम महाराष्ट्र में वो पैटर्न अडॉप्ट किए जाए और CET सेल इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए स्टैब्लिश किया है। ये रेफरेंसेस हम वो दे रहे हैं जिनके करस्पॉन्डेंस के डॉक्यूमेंट शोबे के पास मौजूद है सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से महाराष्ट्र में एक CET नाफिज होना शुरू हुआ 2003 से, और आप देखते हैं कि उसके लिए बाज़ाब्ता कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जैसा CET सेल का जिम्मेदार होता है एक IAS ऑफिसर, उसके लिए सारे एग्जाम प्रोफेशनल कोर्सेज के दिए रहे। हमने जिन बुराई को पनपते देखा है, देख रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए भी कोशिश की गई। 2009 में महाराष्ट्र भर में एंटी कॉपी कैंपेन महाराष्ट्र में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे रिस्पांस की एक्टिविटी थी। वक्त के बोर्ड के चेयरमैन ने हमारे कंटेंट को एग्जामिनेशन सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त दी थी। तो एक चली थी मुहिम, इसको और तेज करने की और मुस्तकिल ये काम करने की ज़रूरत है। ये बीमारी एग्ज़ाम में कॉपी करने की, जहाँ दीगर कौमों में बहुत बढ़ चढ़ कर मिल्लत भी उससे इस्तेफादा करती है, नतीजे में आपके तालीम मेयार के गिरने की सबसे एक अहम वजह ये हो सकती है। उस पर रोकथाम की ज़रूरत बहरहाल है। 2013 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशन वन एंट्रेंस एग्ज़ाम की पॉलिसी अडॉप्ट करने का ऐलान किया था, और नीट एग्ज़ाम मेडिकल के लिए एक कॉमन 70 एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। एक अच्छा फैसला हुआ कि अब एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा मेडिकल एडमिशन के लिए। उसमें भी यही हुआ, दोबारा मामला के उर्दू शामिल नहीं की गई, बल्कि 2013 में 10 लैंग्वेजेस शामिल की गई थी। नुमाइंदगी की हमने पूरे उसके कंटेंट जमा किया। गवर्नमेंट से नुमाइंदगी फेल होने पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2013 में हमारे हक में फैसला हुआ, नीट उर्दू में कंडक्ट हुआ। 2014-15 में नीट नहीं हो सका था नेशनल लेवल पर, 16-17 में दोबारा नीट हुआ, दोबारा ये इशू फिर सामने आया, तो 3 रिपिटिशन दाखिल हुई। शोबे ने चूंकि बजट के बहुत ज़्यादा इशू था, तो जमीयत के साथ काम किया। SIO की इंडिपेंडेंट फाइल थी, हमने इनामदार साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, सारा कंटेंट उनको प्रोवाइड किया, 3 रिपिटिशन दाखिल हुई। अब जो 2017 का डिसीजन है, हमेशा के लिए वो फाइनल हो गया। नीट के एग्जाम में उर्दू में क्वेश्चन पेपर आधा रहेगा। उससे इस्तेफादा कितना कर रहे हैं वो इशू अलग है, फिलवक्त उस बात नहीं कर रहा है। 2014-15 में एक इशू महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, उसको शोबे ने और SIO ने बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया इशू को, और जितना ये गवर्नमेंट की तरफ से नाइंसाफ़ी का रवैया है, उससे ज़्यादा हमारी अपनी अदम तवज्जो का शिकार रही है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में साइंस स्ट्रीम में खासतौर पर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती थी और एंट्रेंस नहीं था, बोर्ड के एग्ज़ाम पर एडमिशन होते थे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उस वक्त बोर्ड सिलेबस की किताबें सैंक्शन करता था। बोर्ड का काम ये होता कि सिर्फ सिलेबस देना, प्राइवेट पब्लिशर्स उसको सिलेबस को सामने रखते हुए किताबें पब्लिश करते थे। हो ये रहा था कि 24-24, 25-25 पब्लिशर की किताबें खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की मार्केट में थी। अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते थे। पेरेंट्स की एक एसोसिएशन उस वक्त हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट ने पाबंद किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि अब 11-12 की बोर्ड की किताबें सिर्फ बोर्ड सिलेबस नहीं देगा, बल्कि किताबें पब्लिश करके करिकुलम की किताबें बोर्ड देगा, वो आर्ट्स की भी, कॉमर्स की भी, साइंस की भी। 2000 ये 14-15 का फैसला है। 14-15 से आज 10 साल हो चुके हैं। बोर्ड मराठी, इंग्लिश की किताबें पब्लिश करके देता है, लेकिन आज भी उर्दू की किताबें बोर्ड देता नहीं है। नुमाइंदगी के बाद आप देखें हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, औरंगाबाद मेश में बार बार ये हुआ वकील की तरफ से, अभी ये जज साहब जो थोड़ा सा इनका माइंडसेट आपसे मुताल्लिक ठीक नहीं है, इनके चेंज करने के बाद अगले बेंच पर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। होते होते ऐसा हुआ कि एक साहब जो
नागपुर के हैं, मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके बेंच पे आया। हम पूरी उम्मीद थे कि फैसला हमारे फेयर में होगा, लेकिन अफसोस कि इससे पहले जजेस ने जो सख्त कमेंट नहीं किए थे उर्दू पर, इनके सख्त कमेंट थे और उन्होंने वो केस रिजेक्ट किया। इसको अब गवर्नमेंट के लेवल पर बहरहाल एड्रेस करते रहने की जरूरत है कि उर्दू मीडियम के हजारों तलबा को, मैं 2003 का फिगर दे रहा था आपको, अब आज उर्दू मीडियम के आर्ट्स कॉमर्स साइंस के 365 जुड़े कॉलेज हैं, सॉलिड उर्दू मीडियम से है। साइंस के तकरीबन 17,000 बच्चे अपीयर होते हैं बोर्ड की, कॉमर्स के निस्बतन कम है, तकरीबन 1,500 से 2,000 स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स के तकरीबन 13,000 स्टूडेंट होता है। ये तमाम सब स्टूडेंट का बहरहाल फ्यूचर का मसला है, उनके लिए सेहतमंद कंटेंट बोर्ड की ज़रूरी है, हमारे लिए एक इशू हो सकता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बड़ा एक इशू है, उस इशू पर जमात की तरफ से जो कोशिश हुई थी, रास जो रिसर्च विंग जमात ने कायम किया है, उसकी तरफ से एक सेमिनार बॉम्बे यूनिवर्सिटी के टाइप के साथ महाराष्ट्र कॉलेज में हुआ 2022 में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस उसको मिला था। नॉन मुस्लिम कई डिग्नेटरीज उसमें शरीक थे, इंटेलेक्चुअल शरीक थे, एक कामयाब ये पहल हुई जमात की तरफ से। 2024 में कुछ काम ऐसे शोबे की तरफ से रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वाय और एक केस स्टडी तफसील से रखना चाहूँगा। इस साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक फैसला किया लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक कि जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, टेक्निकल कोर्सेस हैं, वो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेस में 4 कैटेगरी के बच्चियों को 100% ट्यूशन फीस माफी का ऐलान किया। कौन से बच्चियां? अगर वो बच्ची EWS कैटेगरी में है, कोई सी भी जात की हो सकती है, OBC कैटेगरी है, और SCBC है, मराठा जो रिजर्वेशन डिक्लेयर हुआ वो कास्ट की है, और EBC चौथा होना चाहिए था। सर्कुलर जब निकला इसका तो EBC उसमें मेंशन दी था। अल्हम्दुलिल्लाह शोबे MTB के सेक्रेटरी मौजूद है, उनके साथ कई मरतबा गवर्नमेंट के कंसर्निंग मिनिस्टर्स से रास्त मुलाकात हुई, और 2 से 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह EBC जो कैटेगरी है, मतलब जिनके पास ना EWS सर्टिफिकेट है, ना OBC है, ना SCBC है, जिनके वालिदैन का इनकम सिर्फ 8 लाख से कम है, वो EBC कैटेगरी में पहले से आते हैं, वो स्टेटस रहा है और वो फैसिलिटी मिलती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हॉरिजॉन्टल टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसका स्पेशल GR निकाला नुमाइंदगी के बाद, और ये सॉलिड किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लिए बगैर शोबे की ये कोशिश रही है, जिसमें तकरीबन आप देखेंगे प्रोफेशनल जो कोर्सेस है महाराष्ट्र के 642 कोर्सेस में हजारों बच्चियों को फ्री एजुकेशन का एक मौका मिल सका है जो EBC कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक सहूलत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नहीं थी। देखिए अब एडवोकेसी हम उसी इश्यूज पे कर रहे हैं जो नॉर्म्स, उसूल, ज़ाब्ते पहले से तय हैं और उसको वो वायलेट हो रहे थे और बच्चों के हुकूक मारे जा रहे थे। हमने उन्हीं ज़ाब्तों की रोशनी में उनसे तकाजा किया। अब एक ये ज़ाब्ता पहले से नोटेड था 2018 से कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसको फीस माफ है तो ये कहा गया था कि प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के एडमिशन के वक्त ही उससे उतनी फीस ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेज में, उस प्राइवेट कॉलेज की फीस 12 लाख रुपये है, और वो EBC कैटेगरी के बच्चे को कहा गया कानून में कि अगर वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है 8 लाख से कम का, उसको सिर्फ आधी फीस देनी पड़ेगी। अगर कोई मैनेजमेंट ज्यादा फीस लेता है, फुल फीस लेता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी गवर्नमेंट और बच्चे के अकाउंट में इंस्टीट्यूट को पैसे वापस करना पड़ेगा। बाज़ाब्ता सर्कुलर था, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। हमने नुमाइंदगी के DMER से और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर से और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर से पूरे उसके रूल्स रेगुलेशन 2018 से अब तक के क्या क्या अमेंडमेंट में वो रखकर, तो 23 अगस्त को तीसरे ही दिन मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर का GR निकला, और उसमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन इस साल से कोई अगर इंस्टीट्यूट ले रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ली जाएगी। ये फिर दोबारा याद दहानी हुई, तमाम प्रिंसिपल्स जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के उनके साथ मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90%
प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस पर अमल हुआ। एक अहम इशू मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पर रखना चाहूँगा कि कैसे मैंने एडवोकेसी कैसे करें। तो कैसे करो में आधा जवाब पेशर और मुखर्रिर ने दे दिया आपको। उसकी एक केस स्टडी 30 अगस्त का FRA का फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी का GR है, उसको सामने रखते हुए आपके सामने तफसीलात रखूंगा। महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मुतालिक, TMA पाए खुद इनामदार साहब उसमें पार्टी थे। उस फैसले में प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी फीस डिजाइन करने का और एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करने का इख्तियार दिया था, लेकिन उस पर कंट्रोल के लिए पूरे भारत में FRA एस्टेब्लिश करने का हुक्म दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो 2005 में महाराष्ट्र में फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई और फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा वो होगा हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, और उसका जो डायरेक्टर होगा वो IAS ऑफिसर होगा, उसके अंडर में बाकी सब स्टाफ है। आप में से कोई कभी गया होगा, उसको ऑफिस को भी इतने कोने में रखा गया है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांद्रा के बिल्कुल एक कोने में, किसी की पहुंच से वो बहुत मुश्किल में रहे। आप देखिए कि और हर FRA को नॉर्म्स डिक्लेयर करने के लिए कहा है इंटरनेट पर। हो ये रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस को जो इख्तियार मिले थे फीस डिजाइन करने के, तो धड़ल्ले से बेतहाशा फीस का एक सैंक्शन वो FRA के तहत लेते थे। ट्यूशन फीस है, FRA कहता था कि हमको ट्यूशन फीस सैंक्शन करने का इख्तियार है। अब ट्यूशन फीस एक सैंक्शन होगी प्राइवेट अनएडेड कॉलेज को, बाकी की जो फीस है, बाकी की फीस की कोई लिमिट तय नहीं थी और FRA हाथ उठा देता था कि ये हमारे बस का नहीं है। आप तस्वीर कीजिएगा, महाराष्ट्र में अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस है, सैकड़ों कॉलेजेस है उसके। एक मिसाल में मेडिकल में MBBS को दूंगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनकी फीस जो सालाना 7 लाख से लेकर 12 लाख एनुअल फीस है उनकी। ये फीस है उनकी सैंक्शन फीस FRA की, लेकिन अदर फीस जो चार्ज कर रहे थे आप सोच नहीं सकते। उस कॉलेज का कॉशन मनी, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, यहां से करीब सांगली प्रकाश मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसकी फीस 7 लाख रुपये है। ठीक है, एक बच्ची जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत उसको फीस माफ हो रही, EBC कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की, EWS कैटेगरी, वो बच्ची को जब अलॉटमेंट लेटर मिल गया, वो लेके ज्वाइनिंग के लिए जब जाएगी तो कॉलेज वाले बोलेंगे बेटा तेरी 7 लाख रुपए तो फीस माफ है, लेकिन जो अदर फीस है, अदर फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरनी पड़ेगी। हाउ मच अदर फीस? कॉशन मनी रिफंडेबल है, लेकिन कितना है? 3.5 लाख रुपये। लेबोरेटरी डिपॉजिट 1.25 लाख रुपये डिपॉजिट है, कब देंगे वापस? 5.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद भी बच्चे चक्कर मारते रहे, वापस मिलेंगे। लाइब्रेरी डिपॉजिट 1.25 लाख रुपये। तो अकेले प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की डिपॉजिट की शक्ल में फीस जी थी वो 8.5 लाख रुपए थी। अब उस बच्ची से कहा जा रहा है कि तुमको ट्यूशन फीस तो माफ है, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8.5 लाख रुपए भरे बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। अब ये 8.5 किसी का है, किसी का 5.5 है, किसी का 4.5 है, का 3.5। हमने इस इशू को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के असर में तहदी से नामन के तौर पर कह रहा हूँ आपको कि FRA के पूरे गाइडलाइंस पर देखे तो प्री रिक्विजिट कैसे पर जो जवाब है कि कोई काम हमको करना है, किसी मसले का हल निकालना है, तो ज़ाहिर बात है उसका पहला प्री रिक्विजिट यही है कि उससे मुतालिक तफसीलात पढ़ो जो आपसे दरखास्त दी गई। तो हमने पहले FRA के गाइडलाइंस क्या आते उसको पढ़ लिया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 15 में एक एक्ट बना था। वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड फीस 2015। इसमें फीस क्या चीज होती है डिफाइन किया गया था और फीस क्या नहीं है इसकी पूरी तफसीलात दी गई थी। फिर मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी, जैसा आपको हवाला दिया गया था, हर चीज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। डेंटल को डेंटल काउंसिल है, आर्किटेक्चर काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल थे। इंडियन मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइंस दिए थे पूरे भारत में नया प्राइवेट कॉलेज सैंक्शन होने से पहले कि वो फीस कितनी ले, कितना ले, किसको फीस बोले, किसको फीस ना बोले।
तो हमने वो जमा किया, उसको पढ़ लिया, पूरा ये एक्ट पढ़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस थे। फिर हमने महाराष्ट्र के बम्बई के प्रॉपर के, आसानी हो सफ़र में इसलिए, बम्बई के ऐसे बच्चे जमा किए 40 जिनका नीट का स्कोर 590 से लेकर 610 के दरमियान था। और ये स्कोर वो अंदाजा कर रहा था कि इसका गवर्नमेंट में एडमिशन होने वाला नहीं है, प्राइवेट में एडमिशन होगा का। हमने पूरे 40 बच्चों को लेकर एफआरए के ऑफिस पे गए। बोले क्यों आया? अभी तो एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। हमारे पास लोग उस वक्त आते हैं जब एडमिशन होने के बाद कुछ अगर मसाइल होते हैं। हमने कहा कि आपका एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट का डिक्लेयर हो चुका है, बच्चे को ऑप्शन डालना है एसआईएल का मेडिकल कॉलेज। अगर वो 8.5 लाख रुपए अपने इजाफी फीस बता रहा है तो बच्चा ऑप्शन डालेगा कैसे? ये सारी चीजें जो है हमने जमा करके उनको वो चीजें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोऑपरेट भी किया और कोई चीज़ ऐसे नहीं थी कि वो रिफ्यूज़ कर सकें इस सिलसिले में। तो 30 अगस्त 2024 को एफआरए को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि ट्यूशन फीस के अलावा डिपॉजिट के शक्ल में क्या ले सकते हैं। गाइडलाइंस तय हो गए। एमबीबीएस के लिए 50,000, जहाँ 8.5 लाख रुपए थे वो 50 पे आ गया मामला। बीडीएस जो अनलिमिटेड था वो 40 पे आ गया। बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस 20 पर आ गए। ये कैलकुलेशन आप तस्वीर कीजिएगा कि पूरे 42 अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस, हजारों बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, एक अंदाजा, रफ अंदाजा ये है कि 5 साल का जो तखमीना अगर निकालते हैं वो, तो 2000 करोड़ रुपये का फायदा अपने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ बच्चों को पहुंचा सके। तो ये एडवोकेसी के सिलसिले में जो प्रैक्टिकल जो काम थे वो काम अल्लाह ताला ने करवाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो कि मसाइल भरपूर हैं तालीम के मैदान में। हम में से जितने लोग अपने अपने एरिया में जो काम कर सकते हैं अपने दिलचस्पी का दायरा सेलेक्ट करें और उस पर फोकस करने की बहरहाल कोशिश करें। अल्लाह ताला हमसे हमारी सलाहियतों में इजाफा करें और अल्लाह के रज़ा के लिए हमसे ये काम ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाद व शुमारियात और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हुआ है उसके ज़रिए आप जो मालूमात फ़राहम कर रहे थे उससे एजुकेशनल एक्टिविस्ट हजरात काफ़ी हिम्मत अफजाई हुई है और आइंदा भी उस तरह के काम जारी रखेंगे।